मॉर्निंग। इकोनॉमी के जो प्रश्न कल यानी 12 फरवरी को पूछे गए बीपीएससी पीटी में 68th, तो उनका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। मैं आर के श्रीवास्तव। पहले जो प्रश्न है उसका आंसर सी होगा, क्योंकि बहुत सबसे आसान प्रश्न था ये। अगर एक भी आपको पता था तो इससे आंसर निकल जा रहा था। दूसर क्रांति, तो ये फर्टिलाइज़र, तो ए का 4 हो जाएगा। और इस हिसाब से ए का 4, बी का गुलाबी क्रांति 1 प्याज का उत्पादन, सी रजत क्रांति अंडे का उत्पादन, और डी 2। तो पहला का सी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, ह्यूमन रिसोर्सेज HRD पे। तो देखिए ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 90। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी जो शिक्षा मंत्रालय है, तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था। इसकी स्थापना भी 1985 में हुई थी। इसके पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं था। तो उस योजना में मानव संसाधन पर सबसे ज़्यादा फोकस भी किया गया था। आप देख लेंगे जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, तो इसका आंसर 7वीं होगा। इसलिए इसमें तो है नहीं, तो आंसर ई होगा इसका, ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न को लेते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर, या देखिए एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये अप्रैल से सितंबर बोल रहे हैं, और ज़्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा वो 2021-22 का जो पूरे वर्ष का था, विद फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो उसमें रिकॉर्ड इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था 83.6 बिलियन डॉलर 2021-22 में। और उसमें कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया 2021-22 यानी एक साल के लिए। और यहाँ पूछा जा रहा है अप्रैल से सितंबर, यानी कि 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो अप्रैल से सितंबर यानी कि चौथे महीने से 10वें महीने, तो ये 2 क्वार्टर में यानी 6 माही में सबसे ज़्यादा। तो ध्यान रखें, इसमें एक डिक्लाइन हुआ था, इंडिया का FDI कम हो गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था महाराष्ट्र ने। कर्नाटका 2021-22 वाले में सबसे ज़्यादा था, और महाराष्ट्र ये जो डाटा पूछ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो महाराष्ट्र तो इसमें है नहीं ऑप्शन, तो यहाँ ई आ जाएगा। अब चूँकि ज़्यादातर जगहों पे आपको आंसर दिखाया जा रहा है इसे ही यानी कि कर्नाटका को दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक इसका कोई डेटा अगर हो तो मैं दे दूं आपको। बिजनेस इनसाइडर का एक है, देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड का भी है। FDI इनफ्लो डिप 14% ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर, यही कोई प्रश्न का डिमांड है। और ये 26.9 बिलियन बहुत कम गया, लेकिन इसमें स्टेट का नहीं दिया हुआ है। तो फिर देखिए बिजनेस इनसाइडर का है, स्टेट वाइज डेटा सजेस्ट दैट महाराष्ट्र अट्रैक्टेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ FDI एट $8, और उसके बाद था कर्नाटका का 5.3। तो और वही डेटा है, FDI इनफ्लो डिक्लाइंस 14% बिटवीन अप्रैल टू सितंबर। तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा, ध्यान रखेंगे। तो फिर से हम लोग पीछे आते हैं पिछले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया। क्या होगा इसका आंसर? 103 का महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत लिबरलाइज्ड विनिमय एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसको लर्म्स कहा जाता है, पढ़ा होगा आपने, लर्म्स, LERMS। तो लर्म्स की शुरुआत हुई थी, देखिए बजट स्पीच जो 1992-93 का इस बजट स्पीच था, यानी कि फरवरी 1992 में जो बजट पेश करते समय जो वित्त मंत्री उसमें हमारे मनमोहन सिंह ने अनाउंसमेंट किया था 92 में। और आप देखेंगे उसी वर्ष यानी कि 92 में ही मार्च में लर्म्स की शुरुआत
कर दी गई थी 92 में। तो इस तरह से इसका आंसर फरवरी में इन्होंने अनाउंसमेंट किया और मार्च में आरबीआई ने इसे घोषित कर भी दिया। तो इसका आंसर होगा यूनियन बजट ए 1992-93। इसको भी ज़रा आरबीआई की साइट पे आप देख सकते हैं चाहें तो। यहाँ देखिए, ये आरबीआई की साइट पे मार्च 1992 a dual exchange rate system called liberalized exchange rate system introduced। तो ये 1992 मार्च में आरबीआई ने घोषित किया और उसके पहले यानी इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू कर दिया उन्होंने, और उसके पहले बजट में यानी फरवरी में ये घोषणा की जा चुकी थी। तो 1992, अच्छा यहाँ पर तो फाइनेंशियल ईयर तो 1992-93 हो जाएगा ना। फाइनेंशियल ईयर 1992-93, बजट कहलाएगा 1992-93। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा, सॉरी हाँ ठीक तो है 1992-93, ठीक है 1992-93। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? देखिए, घोषित योजना अगर कही जाए तो इसमें ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 का, तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सही है, विकास और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, तो होना चाहिए ये दो। लेकिन बाद में आप देखेंगे कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं में आधुनिकीकरण शब्द को भी इस्तेमाल किया गया है, 7वीं में भी किया गया, 5वीं में भी किया गया। तो यहाँ पर वैसे भी देखिए, ये 4 तो होना है नहीं, साहित्य तो होना है नहीं, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें पहला और तीसरा जरूरी है। तो पहला तीसरा तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो 4 सब में डाला हुआ है, यानी साहित्य होगा नहीं। और 4 देखिए, ए ऑप्शन में भी 4 है, बी में भी है, सी में भी, तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। और आपको पता है कि कम से कम 1 और 3 तो होंगे ही, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कराता है? देखिए, कई सारे लोगों ने गलतियां की हैं। नीति आयोग को सीधे सीधे लोगों ने मार दिया, सही है, पहले योजना आयोग और फिर नीति आयोग। डेफिनेटली ये लोग डिटरमाइन करते हैं, जैसे लखड़ा वाले समिति था या फिर तेंदुलकर समिति थी, रंगराजन कमेटी आई। लेकिन आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण कराता है। सर्वेक्षण कराने का काम नीति आयोग का नहीं है या योजना आयोग का नहीं है। सर्वेक्षण कराने का काम सर्वेक्षण कराने का काम NSSO करती थी, और इसके सैंपल के आधार पर फिर इसको जो योजना आयोग है या नीति आयोग बाद में, तो वो डिटरमाइन करती थी। अब चूंकि NSSO तो है नहीं, 2019 में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो NSSO तो मर्ज कर गया, वो चला गया किसके साथ? NSO के साथ अभी। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, आंसर ये होना चाहिए NSO। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में यहाँ, तो यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे कोई नहीं होगा आंसर इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड दिसंबर 2022 के लिए कितना है? तो ये बी होगा इसका आंसर, बी यानी कि बी यानी 11.98, माइनस में ही होगा, स्वाभाविक है, आपका सरप्लस तो रहता है नहीं, डेफिसिट रहता है, तो -11.98। इसमें डेटा देने की ज़रूरत कुछ है नहीं, जितना आपका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जो विजिबल आइटम है, तो उसको आप निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005। तो आप सबको पता है SEZ के बारे में, और इसमें एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है, वस्तुओं और गुड्स और सर्विस के इंपोर्ट को बढ़ाना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रोजगार निर्माण तो है ही है। तो देखिए, ये कई लोगों ने ये पहले को नहीं माना है, आप देख लीजिए ना, SEZ को देख लीजिए जाकर, उसमें तो उसमें सारी एक्टिविटी का है। तो पहला, दूसरा और तीसरा दोनों आंसर इसका होगा, यानी कि सी, ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं हम लोग। कृषि विपणन प्रणाली, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, बाजार नहीं।
तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए यानी कि भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। ध्यान रखें यहाँ पर दिया हुआ है कृषि विपणन प्रणाली मार्केटिंग के लिए यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई 1965, उसके पहले ही 1965 में ही गवर्नमेंट के द्वारा जितने इनिशिएट किए गए थे तो प्रोडक्शन आपका बढ़ना शुरू हो गया था। तो आप देखें उस समय गवर्नमेंट की चिंता ये थी कि अगर ज़्यादा हम किसानों को मोटिवेट करेंगे प्रोडक्शन के लिए तो उनको ये डर रहेगा ना कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिर उसका प्राइस जो है गिरेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने निश्चिंत किया उनको कि नहीं चलो ठीक है, हम आपको एमएसपी अनाउंसमेंट किया। तो पहली बार 1966-67 में इन्होंने एमएसपी का भी अनाउंसमेंट किया 66-67 में कि आप निश्चिंत होकर उत्पादन करें, हम आपको खरीद लेंगे। तो यहाँ पर एमएसपी तो होगा ही होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे किसान निश्चिंत होकर के प्रोडक्शन का काम करते हैं, उनको डर नहीं रहता है कि ज़्यादा अगर प्रोडक्शन हो गया तो मार्केट में तो उनका कम दाम मिलेगा। तो अब देखिए ये सही है। इसके अलावा विपणन प्रणाली सही हो इसके लिए जैसे ई नाम हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, एफपीओ वगैरह का जो फिर से कंसोलिडेट किया जा रहा है, ये सारे सही हैं। अब बफर स्टॉक का रखरखाव कहाँ से होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों होगा? बफर स्टॉक एफसीआई अपने पास रखती है ताकि मार्केट को बैलेंस रखा जाए। तो बफर स्टॉक का संबंध देखिए कृषि विपणन प्रणाली है। विपणन प्रणाली का मतलब ही हो गया कि प्रोडक्शन हो चुका है और उसकी मार्केटिंग होनी है, किसानों को सही दाम मिलना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से उपाय कर रही है? तो एमएसपी हो गया पहला, बाद में इधर इनाम की शुरुआत हुई, इनाम को उन्होंने किया, ठीक है। इसके अलावा आप और कई सारे इनिशिएटिव उन्होंने किए हैं जो जैसे जो गोडाम्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, तो इन सब के कारण ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा बढ़ा दीजिए। जो कई सारे बिहार में ही देखें दलहन विक्रय केंद्र खोला गया है मोकामा में, पिछले वित्त वर्ष में कहा गया था बजट में। ये सारे कृषि विपणन प्रणाली में आते हैं। बफर स्टॉक कहीं से नहीं आएगा, बफर स्टॉक नहीं आएगा, पीडीएस भी नहीं आएगा। पीडीएस का उद्देश्य जो फूड सिक्योरिटी है वो है, तो पीडीएस मेरे समझ से ये नहीं है। तो यहाँ पर मेरा आंसर एमएसपी है। बाद बाकी के लोगों ने क्या आंसर दिए हैं या बीपीएससी क्या आंसर देगी वो देखने लायक रहेगा, लेकिन मेरे समझ से एमएसपी इसका आंसर होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, मार्केटिंग करना है यहाँ पर। मार्केटिंग यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनका सही प्राइस उनको मिल जाए, इसके लिए एमएसपी ही होगा। पीडीएस का उद्देश्य लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक अनाज उपलब्ध कराना है। बफर स्टॉक का रखरखाव वो विपरीत परिस्थिति के लिए गवर्नमेंट अपने पास एफसीआई रखती है। तो यहाँ आंसर, मेरा आंसर सी है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को, ये तो सबको पता होगा, आप ऐसे भी सर्च करेंगे नेट पे तो मिल जाएगा, ए यानी कि 110 ए, बीएस राघवन समिति। ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है नहीं। एमआरटीपी पहले था, बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल, देखिए मैंने कल से इसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैंने दिया है। पीएलएफएस के जो आंकड़े आते हैं, ठीक है, तो उसमें पीएलएफएस में कहीं मुझे मिला नहीं है। और 2020 से 22 के लिए है, तो देखने से लगता है कि ये उन्होंने इकोनॉमिक रिव्यू से उठाया होगा। लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू लास्ट आया है, अभी तो बजट पेश होना है मार्च में बिहार का, और इकोनॉमिक रिव्यू आने, पिछला जो इकोनॉमिक रिव्यू था तो वो 2021-22 के लिए था। तो 2021-22 के लिए है तो उसमें तो 2021 का पूरा आएगा, 22 का तो आएगा नहीं पूरा। तो ये 2020 के लिए पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं है बिहार के। और फिर पीएलएफएस का जो आता है उसमें भी नहीं है, पीएलएफएस में भी नहीं है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, ये आंसर आने दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में? ये भी बीपीएससी ही बता सकती है कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है। ये कर उद्योग क्या होता है ये मैंने भी नहीं पढ़ा है। टैक्स इंडस्ट्रीज, ये मैंने भी नहीं पढ़ा है ये टर्म, तो क्या होगा भगवान जाने। ऐसे अगर बिना किसी तुक्का मारना हो तो पूर्णिया होगा, मतलब लगता है कि पूर्णिया होना चाहिए, लेकिन उपयुक्त में से कोई भी नहीं भी तो हो सकता है, पटना भी तो हो सकता है ना, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देना ही बेहतर था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, देखिए ये जो प्रश्न है पीएलएफएस के जो आंकड़े हैं उस पर आधारित है।
PLFS के जो सॉरी NFHS के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उसका जो 5th रिपोर्ट है उसमें 1062 से 1090 है। तो 1062 से 1090 सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सकल राज्य घर GSDP पूछ रहा है ये, तो 114 का 2.5% होगा। सही है। कोविड के दौरान 2020-21 में 2.5% रहा था। ठीक है। अगले प्रश्न को लेते हैं, और शायद ये अंतिम प्रश्न होगा। हाँ, अंतिम प्रश्न है। ये पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक, आप सबको पता है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो बिहार में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है। जब तक झारखंड था हमारा तो कुछ इंडस्ट्री वगैरह भी थे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री की संख्या कम है। ठीक है, नए इंडस्ट्रीज इथेनॉल वगैरह लग रहे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है वो। तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो गया, थोड़े बहुत जहाँ पर ये मिनरल्स वगैरह होते हैं, माइंस हो गया, तो एग्रीकल्चर हो गया। और क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर एंड एलाइड में एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन हमारे यहाँ है। ठीक है। और तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में अधिकतर सही है, प्राइमरी जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन होता है, फल सब्जियां जितनी हैं। इसके बाद ऑप्शन तो सही है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सी, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जो 2.5% है। ये उन्होंने 2020-21 के संदर्भ में कहा है। तो 2020-21 में कोविड के कारण भारत का माइनस में चला गया था, बिहार का फिर भी 2.5 था। लेकिन ये भी सच है कि सबसे कम नहीं था ये, वेस्ट बंगाल का इससे भी कम था, और तमिलनाडु का भी इससे कम था, 1.5 के समथिंग था। तो सी स्टेटमेंट गलत है। अब रह गया बी का। तो बी के बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता है, और ए हम कंफर्म है कि ए है। तो सही है। इस मत से इसका आंसर छोड़ देने में ही बेहतर था, लेकिन अगर देना ही था कि नहीं हमको इसको करना ही है, तो ए चूँकि सही है तो डी मारा जा सकता था, क्योंकि ई तो होगा नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो ये जो मेरी जानकारी थी, मेरी समझ थी, उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंसर सही मैंने दिए हैं। फिर BPSC का भी तो आंसर किया आना ही वाला है। ठीक है। थैंक यू।